मणिपुर। आज ये नाम सुनते ही हमारे जहन में संघर्ष और हिंसा की तस्वीरें आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये टकराव, ये हिंसा क्या रातों रात पैदा हुई? नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, भूगोल, इतिहास और पहचान की दरारों में छिपी हुई हैं। तो चलिए आज इन परतों को एक एक करके खोलते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। आज की इस उलझी हुई पहेली को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले देखेंगे मणिपुर की बढ़ी हुई जमीन को, फिर जानेंगे ब्रिटिश राज का क्या असर हुआ, उसके बाद बात करेंगे भारत में हुए विवादित विलय की, फिर देखेंगे कि उग्रवाद कैसे पनपा और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि ये संघर्ष आज भी क्यों अनसुलझा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की, क्योंकि संघर्ष की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, मणिपुर की जमीन और वहाँ के लोगों के बंटवारे से। जरा सोचिए, मणिपुर का जो पूरा लैंडस्केप है ना, वो बड़ा अनोखा है। सिर्फ 10%, जी हाँ, सिर्फ 10% वो है समतल घाटी, जिसे हम इम्फाल वैली कहते हैं, और बाकी का पूरा 90% इलाका वो पहाड़ियों से घिरा है। और ये बंटवारा सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी का भी बंटवारा है। और अब यहीं पर कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। राज्य की आधी से ज्यादा आबादी, करीब 53%, जो मैतेई समुदाय है, वो रहती है उसी छोटी सी 10% वाली घाटी में, और जो बाकी 40% नागा और कुकी जो जनजातियां हैं, वो फैले हुए हैं उस विशाल 90% पहाड़ी इलाके में। तो आप देख रहे हैं, जमीन और आबादी का ये जो असंतुलन है, बस यही सारी टेंशन की जड़ है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंटवारा इतना गहरा कैसे हो गया। यहीं पर एंट्री होती है अंग्रेजों की। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी नीतियों ने इन प्राकृतिक दरारों को एक स्थायी विभाजन में बदल दिया। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत जरूरी कहानी बताती है। बर्मी कब्जे की 7 साल की तबाही के बाद 1826 में ब्रिटिश आए और मणिपुर एक रियासत बन गया। फिर देखिए 1917 का एंग्लो कुकी युद्ध, इसने रिश्तों में और ज्यादा कड़वाहट खोल दी। और आखिर में 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से गए, तो वो अपने पीछे एक ऐसा मणिपुर छोड़ गए जो बुरी तरह बटा हुआ था और जिसका भविष्य अनिश्चित था। देखिए, अंग्रेजों की पॉलिसी बड़ी सीधी थी, बांटो और राज करो। उन्होंने क्या किया, घाटी पर तो डायरेक्ट कंट्रोल रखा, लेकिन पहाड़ियों को एक तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया, उन्हें ऑटोनॉमस बना दिया। मैदानों के लिए अलग कानून, पहाड़ियों के लिए अलग, और बस यहीं से समुदायों के बीच एक ऑफिशियल, एक फॉर्मल बंटवारा शुरू हो गया। बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, अंग्रेजों ने पहचान को भी नया रूप दिया। उन्होंने ही पहली बार पहाड़ियों में रहने वाली अलग अलग जनजातियों को एक साथ कुकी और नागा जैसे नाम दिए, और साथ ही पहाड़ी इलाकों में ईसाई मिशनरियों को खूब बढ़ावा दिया। नतीजा, एक बड़ा धार्मिक बंटवारा भी खड़ा हो गया, क्योंकि घाटी के मैतेई तो ज्यादातर हिंदू ही रहे। अब आता है कहानी का तीसरा मोड़, भारत में विलय। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ और इसके बाद बने कानूनों ने इस बंटवारे को कानूनी तौर पर कैसे और भी पक्का कर दिया। भारत के साथ मणिपुर का विलय भी काफी विवादों से भरा रहा। 1947 में मणिपुर का अपना खुद का संविधान था, अपनी सरकार थी, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1949 में वहाँ के राजा को शिलोंग में नजरबंद कर दिया गया और उन पर दबाव डालकर विलय समझौते पर साइन करवा लिए गए। और यही वजह है कि आज भी मैतेई राष्ट्रवादी समूह इस विलय को गैर कानूनी और जबरदस्ती का मानते हैं। विलय के बाद 1960 में एक कानून आया जिसने आग में घी डालने का काम किया, मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब इसके तहत हुआ क्या, जो पहाड़ी जनजातियां थी, नागा और कुकी, वो तो घाटी समेत कहीं भी जमीन खरीद सकती थी, लेकिन जो घाटी में रहने वाले मैतेई थे, उन पर पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई। बस इसी एक कानून ने मैतेई समुदाय के मन में ये डर भर दिया कि वो अपनी ही जमीन पर बाहरी बन जाएंगे, और इसी डर का नतीजा है आज की एसटी दर्जे की मांग। मैतेई समुदाय का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं, हम तो बस वही एसटी स्टेटस वापस मांग रहे हैं जो विलय के वक्त हमारे पास था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जनजातीय समूह इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है, मैतेई तो हमेशा से रूलिंग क्लास रहे हैं, एक विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय, वो कभी जनजाति थे ही नहीं। और यहीं पर आकर संघर्ष की दोनों कहानियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तो जब बातचीत से रास्ते नहीं निकले, तब क्या हुआ? तब शिकायतों ने बंदूक उठा ली। अब हम देखेंगे कि कैसे ये शिकायतें एक सशस्त्र संघर्ष में तब्दील हो गईं, जिसमें हर समूह अपनी अपनी अलग मांग कर रहा था। ये टेबल दिखाती है कि मामला कितना उलझा हुआ है। एक तरफ मैतेई समूह है जो भारत से ही अलग होना चाहते हैं, दूसरी तरफ नागा समूह है जो एक ग्रेटर नागालैंड का सपना देखते हैं जिसमें मणिपुर के भी कई हिस्से शामिल हों, और फिर है कुकी समूह जो भारत के अंदर ही एक अलग कुकी लैंड राज्य चाहते हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन सब की मांगे एक दूसरे के इलाकों से टकराती हैं और ये टकराव उन्हें सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि एक दूसरे का भी दुश्मन बना देता है। और ये दुश्मनी सिर्फ कागजों पर नहीं थी, ये जमीन पर बहुत खूनी रही है। ये जो नंबर दिख रहा है 115, ये उन कूकी नागरिकों की संख्या है जिन्हें 13 सितंबर 1993 को नागा उग्रवादियों ने मार दिया था। आज इस दिन को कूकी ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये हिंसा कितनी भयानक रही है। तो इतिहास की इन सब परतों को देखने के बाद चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये संघर्ष आज भी क्यों सुलग रहा है। तो आज के जो मेन टेंशन पॉइंट्स है वो क्या है? पहला, मैतेई समुदाय को लगता है कि उनकी जमीन और आबादी दोनों कम हो रही है। दूसरा, जनजातीय समूहों को ये डर है कि अगर मैतेई को एसटी स्टेटस मिल गया तो उनका दबदबा और बढ़ जाएगा। तीसरा, म्यांमार से अवैध घुसपैठ के आरोप हैं जिससे डेमोग्राफी बदलने का खतरा है। और चौथा, कुकी समूहों के साथ 2008 से एक शांति समझौता तो है लेकिन वो बहुत ही नाजुक है। ये चार्ट देखिए, ये मैतेई समुदाय की चिंता को और साफ कर देता है। 1901 में वो मणिपुर की कुल आबादी का करीब 60% थे और आज 2022 तक आते आते ये आंकड़ा गिरकर 49% पर आ गया है। आबादी में आई यही गिरावट उनकी एसटी दर्जे जैसी मांगों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब जमीन, पहचान और इतिहास इन तीनों पर दावे इतने गहरे हों और एक दूसरे से इस कदर टकरा रहे हों, तो मणिपुर में शांति का रास्ता आखिर निकलेगा तो निकलेगा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है।